हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड की जनजातियों के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें तो झारखंड में जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 3,29,88,134 जो है ये झारखंड का पॉपुलेशन है। और झारखंड में एसटी की बात करें कि जो टोटल पॉपुलेशन है 3,29,88,134, उसमें जो एसटी की जनसंख्या है वो है 86,45,044। ठीक है, अगर हम परसेंटेज निकालेंगे यानी कि 86,45,044 को 3,29,88,134 दें तो परसेंटेज है मेरा कितना निकलेगा, 26 पॉइंट कितना निकलेगा 20%। ये परसेंटेज है एसटी का। जो झारखंड में एसटी का परसेंटेज है वो कितना है, 26.20%। ठीक है, यदि 8.3% ऑफ इंडिया जो भारत का एसटी है, ठीक है, जो वो 86,45,042 है जनसंख्या जो एसटी है झारखंड में, अगर पूरे भारत की एसटी की बात करें तो वो कितना परसेंट है, 8.3% है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो जो झारखंड में है एसटी का पूरे भारत में जो रैंक है वो कितना, 6th रैंक यहाँ पर पड़ता है, 6ठा रैंक है। और इसके पहले भी जानने का ज़रूरत है कौन कौन सा है। अगर बात करें तो 1 नंबर पे मध्य प्रदेश होता है, फिर कहाँ होता है, महाराष्ट्र होता है, फिर क्या उड़ीसा हो गया, फिर अगर नेक्स्ट हो गया तो राजस्थान हो गया, फिर क्या हो जाता है, गुजरात हो जाता है, फिर झारखंड होगा और उसके बाद क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, तो ये जो है 6th रैंक इसमें रखता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। और नेक्स्ट बात करें कि झारखंड में जो है टोटल अगर बात करें कि जनजातियों की कितनी है, 30 है। ठीक है, जब झारखंड का गठन हुआ था, तो गठन के टाइम में कितना था, 30 था। बाद में 2 ऐड कर दिया गया। ठीक है, 2 एडेड कर दिया गया। कौन कौन सा 2 ऐड किया गया है और कब ऐड किया गया ये देखते हैं। ये जो है 8 जून हो गया 2003 को जो है ऐड कर दिया गया है कि कौन सा, एक होता है मेरा कवर, एक होता है कवर, एक होता है कोल। कोल हो गया, कवर हो गया, ये 2 जो है ऐड कर दिया गया है। कब, 8 जून 2003 को ऐड किया गया था। ठीक है, तो अगर अभी बोलें तो कितनी है, 32 है। ठीक है, जनसंख्या, तो ये याद रखना है कि ठीक। अब देखिए, अगर इम्पोर्टेंट का 4 मेजर ट्राइब है, ठीक है, 4 जो है मेजर ट्राइब्स है झारखंड में। कौन कौन सा, एक हो गया संथाल, दूसरा हो गया कौन सा, उरांव, और नेक्स्ट कौन सा हो गया, मुंडा और हो। ये जो है अगर इसकी बात करें तो ये चारों मिलकर जो है, ये चारों मिलकर क्या करता है कि 75% जो होता है एसटी की जनसंख्या को कवर कर लेता है। यानी 75% जो है संथाल, उरांव, मुंडा और हो है। ठीक है, अगर पूरे भारत की बात करें, ठीक है, अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में जो 1 नंबर में है कौन सा, भील। ठीक है, भील हो गया। 2 नंबर पे गोंड हो गया। 3 नंबर पे क्या हो गया, संथाल हो गया, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। 4 नंबर पे क्या हो गया, उरांव हो गया। 5 नंबर पे क्या हो गया, मुंडा हो गया। और 6 नंबर पे क्या हो गया, हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये पहले नंबर पे भारत की तो भील और गोंड होता है, लेकिन झारखंड की बात करें तो पहले नंबर में यहाँ से संथाल से स्टार्ट होता है, दूसरे नंबर उरांव है, मुंडा है, हो है। ये पूरे भारत की बात हो गई। और नेक्स्ट अगर झारखंड की बात करेंगे तो 1 नंबर पे संथाल हो गया, 2 नंबर पे उरांव हो गया, 3 नंबर पे क्या हो गया, मुंडा हो गया, मुंडा हो गया। ठीक है, 3 नंबर पे क्या हो गया, मुंडा हो गया। और 4 नंबर पे क्या हो गया, हो गया। ये पूरा झारखंड का बात है। ठीक है, लेकिन अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, भील आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर भारत में बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या है, किसकी जनसंख्या है, ये हो गया संथाल का जनसंख्या है सबसे ज़्यादा।
और अगर सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम का बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सबसे कम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा खोंड। ठीक है, ये खोंड है, सबसे कम है इसकी जनसंख्या और सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है, ये हो गया संथाल की। ठीक, अब क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, और ये कहाँ का बात कर रहा है, झारखंड का बात कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं झारखंड को लेंगे अगर, ठीक है, झारखंड को लेंगे तो 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, संथाल आ जाएगा। 2 पे क्या आ जाएगा, उरांव हो जाएगा। 3 पे क्या आ जाएगा, मुंडा हो जाएगा। 4 पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के लेवल की बात करेंगे, इंडिया का, तो 1 नंबर पे क्या, भील आ जाएगा। 2 नंबर पे क्या, गोंड आ जाएगा। 3 नंबर में संथाल। 4 पे क्या आ जाएगा, उरांव। 5 पे क्या आ जाएगा, मुंडा आ जाएगा। और 6 पर क्या आ जाएगा, हो आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि यहाँ झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब 2 नंबर जैसे देखते हैं। क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो अगर पूरे हम बात करेंगे जैसा कि परसेंट के 86 लाख, कितना था, 86,45,042। ठीक है, ये है झारखंड का एसटी। ठीक है, तो ये अगर झारखंड में पूरी जनजातियों का परसेंट बोलेगा तब कितना, 26.20%। ठीक है, पूरे झारखंड में अगर नंबर के तौर पर तो 86,45,042 जो है ये पूरा झारखंड में नंबर है एसटी का, लेकिन परसेंट के तौर पर क्या होता है, 26.20%। लेकिन और संथाल बोले या उरांव बोले या मुंडा बोले या हो बोले, ये चारों मिलकर जो है पूरी जो जनजाति है उसमें 75% जो है ये है। ठीक है, यानी कि क्या याद करना है कि पूरे अगर झारखंड में एसटी का परसेंटेज बोलें तो 26.20%, लेकिन संथाल उरांव मुंडा और हो बोलें तो 75% लगभग कवर करता है। देखिए अब क्या बोलेंगे कि जो संथाल हो गया उसका परसेंट क्या है। ठीक है, ये याद रखिए, जो संथाल है इसका जो परसेंट है लगभग 34% है पूरे झारखंड में। और अगर यही हम दूसरे नंबर वाले की बात करें तो 19.86% है। मुंडा की बात करते तो इसका परसेंट, ये सभी याद रहना चाहिए, 22% है। और हो की बात करेंगे तो ये कितना है, लगभग हो की बात करेंगे तो लगभग कितना है, 10.74% है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा, संथाल का बात कर रहा है, तो संथाल का कौन सा, लगभग 34%। तो यहाँ पर 64% के अप्रॉक्सीमेट कौन सा है, 32% दे देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करें तो झारखंड आने से पूर्व जो है संथाल जनजाति का निवास स्थान पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये मान लेते हैं झारखंड का मैप हो गया। तो यहाँ पर जो था ये क्या, चाय चंपा वाला क्षेत्र होता था। ठीक, चाय चंपा वाले क्षेत्र से ये जो है, ठीक है, यहाँ हो गया मिदनापुर। ठीक, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके बाहर में क्या होता है, मिदनापुर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, बीरभूम। ठीक है, ये हो गया बीरभूम और ये हो गया मिदनापुर। ठीक है, ये वाला इलाका बीरभूम हो गया, ये मिदनापुर हो गया। तो ये चाय चंपा वाला क्षेत्र से जो है ये कहाँ प्रवेश कर जाता है बाद में किसी कारण पर, तो ये किसी कारण से जो है बीरभूम वाले इलाके में और यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो है बीरभूम वाले इलाके में और मिदनापुर में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है, ठीक, जब यहाँ पर राजमहल पहाड़ी में जो है उरांव लोग जो आते हैं यहाँ से, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये उरांव जो राजमहल पहाड़ी के ऊपर वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पहाड़िया के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो है खेती वगैरह तो करते नहीं थे, ये वहीं के कंदमूल खाकर जो है जीवित रहते थे। इसलिए जब अंग्रेज उस एरिया में आए तो उनको तो चाहिए टैक्स, तो वो क्या किए कि नीचे वाला जो तराई वाला क्षेत्र है उन पर वो खेती करना चाह रहे थे। तो खेती उनको पता चला कि इस बीरभूम वाले इलाके में, जो उनको बाद में पता चलता है कि ये बीरभूम वाले इलाके में और मिदनापुर वाले के इलाके में जो है एक जनजाति रहता है जो खेती करने में बहुत ही माहिर है।
तो वो अंग्रेज़ क्या करता है कि इनको बुलाता है कि आइए आप हमारे यहाँ खेती कीजिए, हम आपको सब सुविधा देंगे। तो ये बीरभूम वाले तो जाते ही हैं, साथ में ये मिदनापुर वाले भी जो है इस इलाका में जो है चले जाते हैं। ठीक, तो उस एरिया में जो ये दामने को कहा जाता है, दामने को कहा जाता है, उस तराई वाले क्षेत्र को, ये अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया नाम है दामिने को। तराई वाले क्षेत्र का क्या नाम दिया गया? दामने को। तो दामने को में जो है बाद में इसको संथाल परगना के नाम से जाने लगा। ये दामने को वाला जो एरिया है उसमें संथाल जाते हैं, ठीक है, और वहीं पर तब क्या होता है, बस जाता है। तो जब पश्चिम बंगाल में ये रहता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? सौतार नाम से जाता था, सौतार। ठीक है, पहले ये चाय चंपा वाले क्षेत्र में रहते थे, बाद में क्या हुआ, बीरभूम वाले और मिदनापुर वाले इलाके में शिफ्ट हुए, और फिर यहाँ से ये कहाँ पर आ गए? दामने को में आ गए। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जाना जाता था? सौतार नाम से जाना जाता था। अब देखिए संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर रहा है? अगर संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण बोला जाए तो दामने को के नाम से, जो कि तराई वाला क्षेत्र होता था राजमहल पहाड़ी का, तो उसको बाद में संथाल परगना के नाम से जाने लगा। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दामने को, संथाल परगना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जैसा कि राजमहल पहाड़ी की बात करें तो ये राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, ये राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है। तो ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको तो क्या बोला जाता है? वो तो पहाड़ियाँ वहाँ पर रहते हैं, लेकिन नीचे वाले क्षेत्र में कौन रहते हैं? ये नीचे वाला क्षेत्र जो होता है इसको तराई का क्षेत्र बोला जाता है, तराई, और इसको क्या बोलते हैं? दामने को के नाम से ये जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो दामने को, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? दामने को के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संथाल जनजाति का संबंध किससे है? ठीक है, संथाल जनजाति का जो संबंध है ये किससे? द्रविड़ समूह को से है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है, मुंडारी समूह से है, कि किससे है? अब देखिए प्रजातीय दृष्टि से, ठीक है, जो प्रजातीय दृष्टि से जो है जो जनजाति है उसको 3 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 क्या? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, नंबर 2 क्या हो गया? ऑस्ट्रेलाइड, और 3 नंबर हो गया द्रविड़ियन। ठीक है, द्रविड़ियन। अब देखो होता क्या है, कभी कभी ये होता है कि कभी कभी क्या करता है कि इस प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और ऑस्ट्रेलाइड को एक ग्रुप में रख दिया जाता है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप को जो है क्या करता है कि एक ग्रुप में रख दिया जाता है। ठीक, इस ऑस्ट्रेलाइड को जो है, जो ऑस्ट्रेलाइड है, इसको प्री द्रविड़ियन के नाम से भी, प्री द्रविड़ियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आता है किस में आता है? द्रविड़ियन किस में आता है? ये जो संथाल जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावे जो होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में कौन कौन सा आता है? इसमें जितना भी आदिम जनजाति है, ठीक है, आदिम जनजाति है 8 इसमें आते हैं, लेकिन इसमें 7 ही आते हैं। ठीक है, जो इसमें 7 है केवल 7 आते हैं, एक्सेप्ट बिरजिया। एक्सेप्ट क्या? बिरजिया को छोड़ दिया जाता है इसमें। इसके अलावा जो है और कौन कौन सा आता है? इसके अलावा जो है इसमें संथाल आ गया, प्लस हो आ गया, प्लस क्या आ गया? खड़िया आ गया, प्लस भूमीज आ गया। ठीक है, संथाल आ गया, हो गया, खड़िया हो गया, भूमीज हो गया, और इसके अलावा जो है इसमें और क्या आता है? लोहरा भी आता है, लोहरा भी आता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? ठीक है, तो भाषाई दृष्टि अगर बात करें तो ये आ जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है उसमें ये भाषाई दृष्टि से आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, और संथाल की भाषा की बात करें, या तो इसको क्या लिखा जाता है? संथाली लिखेंगे या संताली लिखेंगे, दोनों लिखा जाता है। संथाली भी लिख सकते हैं या संताली भी लिख सकते हैं। तो भाषाई दृष्टि से ये जो है किस में आता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक में आता है। इसमें जो है मुंडा भी आएगा और खेरवारियन भी आएगा। ठीक है, मुंडा भी ऑस्ट्रो एशियाटिक में ही आता है, भाषा वाले में। तो अगर हम बोलें तो संथाली अगर पूछा जाएगा संथाली या संताली किस में आता है, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक में आता है। ठीक, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, संथाली की, चलो इसको नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है कि इनमें से
संथालों का पिता किसको माना जाता है, ठीक है। तो संथालों का पिता है किसको माना जाता है, ये लुगुबुरु है, इनको जो है संथालों का संस्थापक पिता में माना जाता है, ठीक है। संस्थापक पिता किसको माना जाता है, लुगुबुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लुगुबुरु। नेक्स्ट है कि संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो संथाली भाषा जो है, संताली या संथाली भाषा जो है, ये जो है 8 शेड्यूल में शामिल है, स्केड्यूल में जो है शामिल भाषा है। और इसके अंतर्गत अगर 8 शेड्यूल की बात करें तो 22 लैंग्वेज को जो है इसमें शामिल किया गया है, जिसमें जो है संथाली भाषा भी आता है, ठीक है। तो संथाली भाषा है ये 8 शेड्यूल भाषा में जो है, जिसमें टोटल 22 लैंग्वेज है, उसमें जो है इसको शामिल किया गया है। और अगर जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट कब हुआ था, 92nd अमेंडमेंट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या क्या हो गया कि हो गया बोडो, फिर हो गया डोंगरी, फिर हो गया मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, जो 4 लैंग्वेज को है उसमें शामिल कब किया, कैसे किया गया था 8 शेड्यूल में, 92nd अमेंडमेंट 2003 के अंतर्गत जो है किया गया था। अमेंडमेंट की बात करें तो 92nd अमेंडमेंट 2003, लेकिन ये तो अमेंडमेंट है, लेकिन शामिल किस वर्ष किया गया था, 2004 में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संताली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो क्या बोले, 92nd अमेंडमेंट 2003 के अंतर्गत जो है ये चेंज किया गया है, लेकिन कब डाला गया है, ये 2004 में संशोधित किया गया। ये तो संशोधित किसके द्वारा, 92nd अमेंडमेंट 2003, लेकिन कब किया गया है, 2004 ईस्वी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। पूछा जाएगा कौन कौन भाषा को, तो क्या क्या हो जाएगा, एक हो गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा को जो है 8 शेड्यूल में शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 शेड्यूल में कितना भाषा है, तो 22 लैंग्वेज है, ठीक है, 22 लैंग्वेज है उसमें। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो है कि ओल चिकी क्या है, ठीक है। देखिए जैसे हिंदी हम लिखते हैं तो उसकी लिपि है, उस लिपि का यूज़ करके हिंदी लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, देवनागरी बोलते हैं। इसी तरह जो है संथाली भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का यूज़ किया जाता है, ओल चिकी लिपि का यूज़ किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ओल चिकी लिपि क्या है, ये संथाली भाषा की जो है लिपि है। लिपि छूट गया यहाँ पर, संथाली भाषा के जो है क्या है, लिपि है, ठीक। अब देखिए इसका जो किसने इसका निर्माण किया था, इस लिपि का, इसका निर्माण किया था रघुनाथ मुर्मू ने, रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ओल चिकी लिपि का जो है आविष्कार किया था। अब कैसे किया था, अगर देखें एक्चुअल में जो रघुनाथ मुर्मू थे, ठीक है, जो रघुनाथ मुर्मू थे उनका जो कहाँ से वो बिलोंग करते थे, उड़ीसा से बिलोंग करते थे, लेकिन इनकी जो वाइफ थी वो झारखंड की थी, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आएगा कि संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो हमने जैसा कि कहा रघुनाथ मुर्मू ने किया था। अब देखिए ये क्या करते हैं कि 1925 में जो है इसको बनाते हैं, ठीक है, और फिर 1939 में क्या करते हैं कि इसको मयूरभंज के जो राजा हैं, मयूरभंज उड़ीसा में आता है, उड़ीसा के जो मयूरभंज के राजा हैं उनके सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। फिर क्या है कि अगर 45 या फिर इसको 46 में बोलें तो इसको पब्लिक में दिखाया जाता है, ठीक है, पब्लिक में दिखाया जाता है। तो सबसे पहले क्या आ गया कि 1925 में जो है इसको प्रेजेंट किया गया। फिर 1939 में जो है इसको महाराजा के सामने जो है इसको दिखाया गया। फिर 1946 या 45-46 में जो है इसको पब्लिक किया गया था, ठीक। अब देखते हैं कि संथाल जनजाति के 4 हड़ों के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। संथाल में जो है 4 हड़ होते हैं, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट हड़ होता है। इसको वर्ण भी कह सकते हैं, इसको क्या वर्ग भी कह सकते हैं, या हड़ भी कहते हैं, हड़ भी कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, एक किस्कू हो गया, दूसरा मुर्मू हो गया, मरांडी हो गया, ठीक है, और इसको मरुडी भी कहते हैं,
मरांडी या फिर मरुडी, मरुडी, मरांडी बोलेंगे या मरुडी बोलेंगे, ठीक। और एक होता है सोरेन हड़, यहाँ पर लिखा ही हुआ किसकू हड़ होता है, मुर्मू हड़ होता है, इसको मरुडी या मरांडी हड़ बोलते हैं और इसको सोरेन हड़ बोलते हैं। ये 4 हड़ होते हैं। तो ये देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि किसकू हड़ जो होता है, किसकू, वो राजा कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब क्या हो गया, मुर्मू या मरुडी या मरांडी, ठीक है। तो जैसे मरांडी हो गया या मरुडी हो गया, तो ये मरांडी जो होता है, मुर्मू हर क्या होता है, ये पुजारी होता है। ये भी मेरा सही है, ठीक है। मुर्मू हर मेरा क्या होता है, पुजारी होता है। मरुडी या मरांडी हर जो होता है ये मेरा क्या होता है, कृषक होता है, ठीक। और सोरेन हर जो होता है ये क्या होता है, सिपाही, ठीक है। तो किसकू हड़ राजा हो गया, मुर्मू हड़ पुजारी हो गया, मरुडी या मरांडी हड़ कृषक हो गया, लेकिन सोरेन हड़ जो होता है ये क्या होगा, सेवादार ना होके क्या होगा, सिपाही होगा, ठीक है। ये सिपाही होगा। नेक्स्ट आते हैं कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। संथाल जनजाति में जो है गोत्र क्या पाया जाता है कि 12 गोत्र पाया जाता है संथाल जनजाति में। ये 12 गोत्र कौन कौन सा है, देखिए पहले जो है 7 याद रखना है, फिर बाद में 5 याद रखना है, ठीक। बाद में 5 इसमें ऐड किया गया था। तो इसमें होता क्या है, अगर गोत्र की बात करें, गोत्र मतलब क्या हो गया, टोटम हो गया, या हम इसको चिन्ह के तौर पर जान सकते हैं, ठीक है। चिन्ह के तौर पर हम बोल सकते हैं, या तो इसको टोटम बोलें या चिन्ह बोलें। तो इसमें क्या था, इनका जो पूर्वज था जिनसे इनका पूरा विस्तार हुआ जाति का, इनका नाम क्या है, पिलचू हड़ाम, और दूसरा क्या हो गया, पिलचू बुढ़िया, ठीक है। पिलचू बुढ़िया, ठीक है। पिलचू हड़ाम या पिलचू बुढ़िया। तो इन्हीं से जो है ये 7 पुत्र को जन्म देती है, जिसमें 7 गोत्र हो जाता है। कौन कौन से 7 गोत्र हो जाता है, पहले तो हो गया जनरल जो जानते हैं, एक हो गया टूडू, फिर क्या हो गया, मरांडी, ठीक है। टूडू हो गया, मरांडी हो गया, हांसदा, टीएमएच इसको बोल सकते हैं, टूडू मरांडी हांसदा। फिर क्या हो गया, किसकू हो गया, मुर्मू हो गया, फिर हेम्ब्रम हो गया, फिर क्या हो गया, ये तो हो गया 1 2 3 4, और फिर हो गया क्या, सोरेन भी हो गया। तो यहाँ पर जो है कितना, 7 तो हो गए। अब इसके अलावा 5 और हैं, ठीक है, 5 और हैं। कौन कौन सा हो गया 5 और में, तो इसमें हो गया बेदिया, बेसरा, ठीक है, बेदिया बेसरा। फिर क्या हो गया, बास्की, फिर क्या हो गया, चावड़े, और फिर क्या हो गया, पौड़िया, ठीक है। तो ये 7 गोत्र मेरा हो गया। बेदिया की बात करें, ठीक है, बेदिया की बात करें तो एक तरह से ये जो है लुप्त प्राय है, माने ये नहीं मिलता है लगभग, बेदिया लुप्त प्राय हो गया है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। संथाल जो है एक अंतरजातीय विवाह समूह है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। उपरोक्त जो है दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त जो है दोनों कथन क्या है, गलत है। तो ये जो संथाल जनजाति है इसमें अंतर्राज्यीय विवाह समूह है, यानी एक ही कास्ट में जो है शादी नहीं है, मुर्मू के साथ मुर्मू का शादी नहीं होगा, किसकू के साथ किसकू का शादी नहीं होगा, ठीक है। तो अलग अलग गोत्र में ये जो शादी करते हैं। संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, यानी बच्चा में इसको जो है विवाह नहीं किया जाता है। ये अभी के अनुसार नहीं, पहले के अनुसार ये सभी बातें हम बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। फिर क्या है कि संथाल जनजाति की संबंधित किरिंग बापला क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब आगे किरिंग बापला क्या होता है। तो अगर हम विवाह की बात करें तो संथाल जनजाति में विवाह को क्या बोला जाता है, बापला बोला जाता है। बापला का अर्थ क्या हो गया, विवाह हो गया, ठीक। इसमें और एक टर्म आता है बधू मूल्य, बधू मूल्य हो गया। इसमें जो होता है ये एक टाइप से बधू मूल्य को क्या बोला जाता है, पौन बोला जाता है। यानी कि लड़का लड़की के बीच में शादी होता है तो इसमें जो है लड़का वाला लड़की को ही पैसा देते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है बधू मूल्य जनरल तौर पर।
और संथाल अगर हम बात करें संथाल जनजाति में तो उसको क्या बोला जाता है, पौन बोला जाता है। पौन इसके अलावे और सारे जनजाति में जो है पौन के नाम से बधुमूल्य को जाना जाता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट कि ये बॉय जो है किसको देता है, गर्ल को देता है, ठीक है, लड़की को देता है। ठीक, दूसरा हो गया कि पौन जो है बधुमूल्य होता है, ये संथाल भी में भी बोलते हैं। ये फिर माल पहाड़िया या सौरिया पहाड़िया, माल एंड सौरिया पहाड़िया में भी पौन ही बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बोलें एक कोरा जनजाति है, उसमें भी माहली में भी, ठीक है, पौन बोला जाता है। एक तरह से इसको क्या बोला जाता है, पौन टका बोला जाता है। माहली में पौन टका लगभग वही है। ठीक, तो संथाल जनजाति संबंधित जो किरिंग बापला है, तो विवाह का जो मैरिज होता है बापला, ये दो टाइप का होता है। एक तो हो गया अरेंज मैरिज, इसमें देखने को मिलेगा, और दूसरा हो गया लव मैरिज। ठीक है, एक होता है कि जो एक मध्यस्थ के बीच में जो अगुआ होता है, जैसे हम लोग में जाना जाता अगुआ, बीच में कोई है मध्यस्थ होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है दो फैमिली के बीच में संबंध स्थापित होता है। ठीक है, शादी को लेके। तो किरिंग बापला जो है संथाल में एक टाइप का अरेंज मैरिज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विवाह का प्रकार हो गया। किरिंग बापला को जो बोला जाता है, इसको किरिंग बापला को जो है दूसरा सदाई बापला के नाम से भी जाना जाता है। सदाई बापला के नाम से ही जाना जाता है। किरिंग बापला को सदाई बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये जो है संथाल जनजाति में सबसे अच्छा जो विवाह का प्रकार माना जाता है, ये सदाई बापला को माना जाता है या किरिंग बापला। और इसमें जो है बधू मूल्य जो है बहुत अनिवार्य है। ठीक है, बधू मूल्य जो है इसमें लिया ही जाएगा। ठीक, देखिए अब अगर संथाल में जो विवाह की बात करें जनरली, तो एक बात याद रखना है कि इसमें जो एक ही विवाह का जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि कोई भी है एक ही विवाह करना चाहिए। और इसमें बाल विवाह तो बिल्कुल नहीं करना है इस जनजाति में। विधवा विवाह का जो है ये भी है चलन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिनमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गरीब परिवार में क्या होता है, देखिए ये मान लेते हैं बॉय का फैमिली है और ये मान लेते हैं गर्ल का फैमिली है। ठीक, तो क्या करता है कि लड़का वाला जो होता है लड़की के घर जाता है, और जो जाने में जो भी खर्चा होता है, ठीक है, जो भी खर्चा होता है वो कौन खर्च करता है, ये लड़का वाला पक्ष खर्चा करता है। तो ये कब खर्च करेगा, जब लड़के के पास कुछ पैसा वैसा होगा तब ना। अगर लड़का गरीब है तब क्या करेगा, अगर लड़का गरीब होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है कि ये जो है लड़की को अपने घर ले आता है लड़का, और यहीं पर जो है इसको सिंदूर दान किया जाता है। तो इस टाइप के विवाह को क्या बोलते हैं, लड़की को घर लाकर सिंदूर जो दान किया जाता है, ठीक है, सिंदूर डाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टुनकी दिपिल बापला। उसको क्या बोला जाता है, टुनकी दिपिल बापला। ठीक, एक इसमें बहुत सारे बापला के प्रकार हैं, जैसे हो गया इतूत बापला। तो इतूत बापला में क्या होता है, पहले जानिए कि अबगीर बापला। ठीक है, अबगीर बापला में क्या होता है, अब मान लिया लड़का लड़की का जो है अफेयर चल रहा है, लव मैरिज है, और इन दोनों के बीच में जो है किसी एक मध्यस्थ को पता चल जाता है, किसी आदमी को पता चल जाता है। ये क्या करता है कि ये जोग मांझी के पास जाता है, यानी पंचायत में ये बात चला जाता है। तो इस तरह के विवाह को जो होता है ये अबगीर बापला कहते हैं। ठीक है, और जब जोग मांझी इसका विवाह कराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इतूत बापला में क्या होता है, इतूत बापला में जो होता है किसी फेस्टिवल की, यानी किसी त्यौहार का बोलें या किसी भी सीज़न में बोलें, जब लड़के द्वारा लड़की के मांग पर सिंदूर भरकर उससे विवाह कर लिया जाता है, एक टाइप का लव मैरिज है, उसको क्या बोलते हैं, इतूत बापला। बेसिकली ये किसी अवसर के मतलब आधार पर ही किया जाता है, कोई फेस्टिवल होगा यानी कोई विशेष अवसर पर ही मैरिज किया जाता है। ठीक है, तो उनकी दिपिल बापला तो पता चल गया, घर में लाकर जो है सिंदूर लड़की को लगाया जाता है जब लड़का गरीब हो। अब निर्बोलक बापला किसको बोलते हैं, इसमें क्या करता है कि लड़की जो है क्या करती है कि लड़के के घर चली जाती है ज़बरदस्ती, और वहाँ पर जाकर जो है अपने ऊपर जो है सभी कष्ट को सहती है, और केवल कष्ट को ही नहीं सहती है, उसके साथ जो अपने सास ससुर की सेवा करना या जितना भी घर का काम काज करना वो सभी करती है। तो ये भी जो है एक लव मैरिज का टाइप है, इसको क्या बोलते हैं, निर्बोलक विवाह। नेक्स्ट अगर देखें तो
संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है? तो इसमें जो है दो कंडीशन होता है। पहला तो कंडीशन ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई बॉय है और गर्ल है, इन दोनों का मैरिज करना है, तो पहले जो लड़की के फादर हैं ऐसे घर को खोजता है। यदि उनका जो फादर है लड़के, उनका बेटा नहीं है, तो ऐसा लड़का खोजता है जिसका जो है उनके घर में आकर रहे। ठीक है, लड़की के साथ जो है फादर के घर में आकर रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? घरदी जमाई बापला। ठीक, ये क्या हो गया? घरदी जमाई बापला। दूसरा इसी में होता है कि मान लेते हैं कोई लड़का है, वो लड़की के साथ शादी किया, ठीक है, और ये लड़का जो है लड़की को वधू मूल्य दे नहीं पाया, इसलिए जो उस वधू मूल्य का वैल्यू होता है उतना दिन तक जो है उसको लड़की के घर में ही जाकर रहना पड़ता है। तो ये भी जो है एक क्या है? कंडीशन है। तो इस टाइप से भी हो गया, एक परमानेंटली रहेगा लड़का जाके लड़की के घर में, एक दूसरा हो गया कि जब तक वधू मूल्य उसका नहीं चुक जाता है तब तक रहेगा। नेक्स्ट क्या होता है? सांगा बापला। तो सांगा बापला किसको बोलते हैं? जैसे अगर कोई विधवा विवाह हुआ, ठीक है, विधवा विवाह हुआ और या तो विधुर विवाह हुआ, ठीक है, तो इन सभी को जो है इसमें क्या बोलते हैं? सांगा बापला बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया? इसमें जो है वधू मूल्य दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, इसके मन पर है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया किरिंग जवाई बापला। तो किरिंग जवाई बापला में क्या होता है? मान लीजिए कि लड़की जो है, गर्ल जो है, ये क्या होती है? गर्भवती हो जाती है और लड़का जो है शादी करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो किसी एक अन्य लड़के से अगर इसको किसी मध्यस्थ के माध्यम से शादी कर दिया जाता है तो उस टाइप के विवाह को क्या बोलते हैं? किरिंग जवाई बापला। ठीक है, इसमें भी मध्यस्थ होता है और इसमें जो है वधू मूल्य जो है लिया ही लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो विवाह में है वधू मूल्य जो है ये एक टाइप का अनिवार्य ही होता है। चूँकि ये पूरी गारंटी नहीं होता है कि वधू मूल्य लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन जनरल तौर पर जो है लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? देखते हैं कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत जो है पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है? एक होता है अबगीर बापला। तो अबगीर बापला में क्या होता है? जैसे मान लेते हैं बॉय है और ये गर्ल है, तो बॉय और गर्ल में क्या होता है? लव अफेयर चल रहा होता है और किसी मध्यस्थ के माध्यम से जो है इन लड़का लड़की का जो प्यार की बात है वो कहाँ? पंचायत तक पहुँच जाता है और वहाँ पर इसका जो निवारण कौन करते हैं? जोग मांझी करते हैं। ठीक है, पंचायत के एक जोग मांझी होते हैं, वो जो है इसका निवारण करते हैं। तो इस टाइप के विवाह में जो है क्या होता है? अबगीर बापला इसको बोलते हैं। पंचायत के थ्रू जो है यदि लड़का लड़की का शादी होता है तो अबगीर बापला बोलते हैं। इसी तरह का एक बापला होता है राजा राजी विवाह। राजा राजी विवाह, ये गांव के पूरे सहमति से जो है लड़का लड़की का विवाह कर दिया जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि घरदी जवाई बापला। तो घरदी जवाई बापला में क्या होता है कि मान लीजिए इसका आंसर कौन सा होगा? अबगीर जवाई बापला जो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब घरदी जवाई बापला में क्या होगा कि मान लीजिए कोई क्या है? लड़का है और लड़की, इन दोनों का शादी होगा, लेकिन इसके जो फादर हैं, लड़की के फादर है, कैसा लड़का खोज रहे हैं? जो वहीं पर लड़की के घर में ही आके रहे, फादर के पास ही रहे, उस लड़की के फादर के पास ही रहे, तो वो क्या? घर जवाई बन के वहाँ पर रहेगा। तो इसको बोलते हैं घरदी जवाई बापला। एक तो ये हो गया परमानेंट, यहाँ पर लड़का लड़की घर में रह जाएगा। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, अगर लड़की से विवाह कर रहा है और उस लड़की को वधू मूल्य नहीं दे पा रहा है, तो जो वधू मूल्य का वैल्यू होगा उतना उस मूल्य के बराबर जो है लड़का को लड़की घर में रहना पड़ेगा। तो वो भी एक टाइप का विवाह हो गया घरदी जवाई बापला में। दो कंडीशन हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? सांगा बापला। सांगा बापला किसको? विधवा या विधुर विवाह को सांगा बापला होते हैं। किरिंग जवाई बापला किसको बोलते हैं? कि जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसका शादी जो है किसी मध्यस्थ माध्यम से जो है किसी लड़की से करा दिया जाता है जब गर्भवती हो तब। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होता है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है? तो इसको बोलते हैं क्या? इतुत बावला। तो किसी अवसर या फेस्टिवल के अवसर पर जो होता है क्या किया जाता है? लड़का लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है और विवाह कर लेता है। ठीक, गोलाइटी विवाह में क्या होता है? एक्सचेंज मैरिज, एक्सचेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये दो फैमिली है, तो पहला फैमिली और दूसरा फैमिली, पहला फैमिली का जो लड़की है दूसरे फैमिली में जाएगा और दूसरा फैमिली का लड़की जो है पहले फैमिली में आएगा, यानी कि दोनों परिवार में जो है एक बहू दोनों घर में जाएगी। ठीक है, यानी पहले वाला का जो लड़का है दूसरी वाले घर के लड़की से शादी करेगा और दूसरे वाले घर का लड़का जो है पहले वाले घर की लड़की से शादी करेगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज मैरिज बोलते हैं, गोलाइटी विवाह।
ठीक है। निर्बोलक विवाह किसको बोलते हैं? वही लव मैरिज का प्रकार है, लड़की लड़के के घर में जाकर रहती है और सभी यातनाएं सहन करती है, और अगर इस टाइप में जो विवाह किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? निर्बोलक विवाह करते हैं। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।